नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मेंस को हुए बहुत समय बीत गया है, महीने बीत गए। तो आप लोग का एक जायज मांग है या जायज चिंता है कि कब रिजल्ट आएगा, कब आएगा, लगता ही है क्योंकि पूरा दिमाग आपका वही है। अब आप ना तो मेंस छोड़ पा रहे ना तो आगे बढ़ पा रहे। हो जाता है वो, सबके साथ होता है। अब आपको लग रहा है कि इंटरव्यू की तैयारी करें, कि अगले प्रीलिम्स की तैयारी करें, कि हॉस्टल वार्डन की करें, ये रिजल्ट कब आएगा, कैसे आएगा, क्या करें। ये जो आपके मन में द्वंद है ना, वो जरूरी है, सबका होता है, कोई ऐसा नेचुरल है, मतलब ये कोई नई चीज नहीं। तो दो तीन चीजों पे यहाँ पे चर्चा करेंगे जो हम लोग के साथ भी होता था और हम लोग क्या करते थे, उस पे हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। पहला सवाल तो वो आप लोग का कॉमन है कि रिजल्ट कब आएगा। तो देखिए, मेरा जहां तक अंदाज है या अनुमान है कि सितंबर आखिरी हफ्ते या अक्टूबर के पहले दूसरे हफ्ते में रिजल्ट आ जाना चाहिए। पहले जो था सितंबर आखिरी हफ्ते तक आना था, बीच में कुछ कुछ आपको पता होगा, लिस्ट वायरल हुई और जो भी हुआ, तो हो सकता है वो आगे बढ़ सकता है। लेकिन पीएससी का जो तैयारी है या जो वो उनका सोच है, उनका है कि जल्दी रिजल्ट आ जाए। तो ये मान के चलिए कि अक्टूबर फर्स्ट वीक तक आ जाएगा। मतलब रिजल्ट अब बहुत दूर नहीं है। अब दो चीजें होंगी, या तो आपका होगा या नहीं होगा। जिनका नहीं होगा पहले मैं उनकी बात करूं, अगर आपका नहीं होगा तो आप रोना मत, परेशान मत होना, एक हफ्ते तक, दो हफ्ते तक डिप्रेशन में मत जाना, क्योंकि उसका समय नहीं है। उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि अभी से मान लो कि मेरा नहीं होने वाला है। ठीक, मतलब बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि फिर जब दिल टूटता है ना तो बहुत दुख होता है। तो आप मान के चलो कि यार नहीं होगा ना तो भी मेरे को रोना नहीं है। क्योंकि अगर आपका नहीं हुआ ना, मैं आपको समझा रहा हूँ गणित उसके पीछे का। मेरा ना पहला अटेम्प्ट था, मैं थोड़ा सा बता भी देता हूँ, पहला अटेम्प्ट था मेरा, मेंस नहीं हुआ, मतलब मेरी तैयारी भी नहीं थी, लेकिन अब दिलाओ तो एक उम्मीद रहती है ना हो जाएगा, उस समय पता भी नहीं था। नहीं हुआ ना तो बहुत दिमाग खराब हुआ कि यार मतलब क्या है, ये है, फिर वो सब आता है कि सब सेटिंग है, ये है, वो है। और मैं आपको समझाता हूँ कि अगर मान लो कट ऑफ गया मेंस का, जिसका आखिरी हुआ होगा उसका नंबर गया 650, अगर मेरा होता भी ना तो मेरा आता 651, 652, 653। और इस नंबर से अगर मैं इंटरव्यू दिलाता ना तो मेरा होता भी नहीं, आखिरी में भी नहीं होता। मतलब मैं इंटरव्यू दिलाते तक फील लेता कि हो सकता है हो जाए, लेकिन पक्का नहीं होगा ना। अगर मेरा नहीं हुआ मतलब मैं इस रेंज में हूँ, और इस रेंज में मैं थोड़ा आगे भी बढ़ जाता तो भी मेरा फाइनल सिलेक्शन कभी नहीं होगा। तो अगर आपका नहीं हो रहा है ना, मतलब आपका अगर 649 आया, 648 आया, तो अपने आप को सुखी मानो, अपने आप को अच्छा मानो कि आपका एक महीना, डेढ़ महीना बच गया। क्योंकि फिर वो इंटरव्यू की तैयारी करो, फिर रिजल्ट का वेट करो, फिर घर वालों की उम्मीद बढ़ जाती, फिर नहीं होता ना तो बहुत दुख होता है। वो इंटरव्यू के बाद ना होना ज्यादा दुखदाई है। तो उनके लिए मैं बोलूंगा कि मानसिक रूप से खुश होना कि मेरा नहीं हुआ, अगर होता तो मैं और नुकसान में होता। अब दूसरे लोग जिनका हो जाएगा, ऐसे भी होंगे ना जिनका होगा, उनको मैं ये सलाह दूंगा कि जैसे होगा तो जिनके पहले सेंटर आते हैं, जैसे जिनका सेंटर जिला ए से होगा, अंबिकापुर, बिलासपुर, इनका इंटरव्यू पहले होता है, जिनका बाद में सेंटर है उनका बाद में होगा। एक और रहता है कि पता भी लग जाता है यार। कई लोग, क्योंकि इस बार पेपर बहुत लोग के तो बहुत खराब गए हैं, तो उनको पता लग गया होगा नहीं होगा। जिसका भी थोड़ा भी अच्छा गया है ना, वो ये मान के चलो कि हो सकता है। तो अब आप ना तैयारी कर लो। मतलब मैं अभी बोल रहा हूँ कि अगले एक आध महीने बहुत खतरनाक तैयारी मत करो, लेकिन ना बेसिक तैयारी चालू कर दो। बेसिक तैयारी क्या करना है? बेसिक तैयारी पहली ये करना है कि थोड़ा करंट पे ध्यान दो। और ये ना आपके काम आएगा, आपके मेंस में फिर से काम आएगा, प्रीलिम्स में भी काम आएगा, हर जगह काम आएगा, ऐसा ये कोई खराब चीज नहीं। करंट अफेयर जो भी हो रहा है, मोदी जी कहीं जा रहे हैं, आपके प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, सीएम जी कुछ कर रहे हैं, या अंतरराष्ट्रीय घटनाएं कुछ हो रही, शेख हसीना के साथ कुछ हो रहा है, तो वो जो भी हो रहा है आपको अपडेटेड होना पड़ेगा। तो थोड़ा सा पेपर पढ़ना चालू कर दो, जो भी घटनाएं हो रही, करंट वही है, और ये आपका काम आएगा आगे के एग्जाम में भी। दूसरी चीज है कि आपका जो डीएफ है ना, डीएफ बोले या जो आपका व्यक्तिगत विवरण है या जो बायोडाटा है, पहले भी मैं बोला था 2 पेज का है, वो 2 पेज भर लो अभी से। 2 पेज में एक आपका पोस्ट प्रेफरेंस भर लो, नाम भर लो, डेट ऑफ बर्थ भर लो, छोटी छोटी चीजें, आपके जिले भर लो, जिला क्या है, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आखिरी में है, आपकी व्यक्तिगत अभिरुचि, तो वो अभी से सोच के भर लो। और वो बायोडाटा को ना सामने रख लो, और उससे क्या सवाल आ सकता है, ज्यादा मत दो, दिन में आधा घंटा, 1 घंटा दो। और जो बेसिक सवाल है, जैसे आपका नाम कुछ है तो नाम से पूछेंगे,
आपका जिला है तो आपके जिले के बारे में पूछेंगे। एक बार और पलटा लो कि यार जिले में क्या क्या है, जिले की वेबसाइट देख लो। आपके और क्या पूछ सकते हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ जो है उस दिन में क्या हुआ पूछ सकते हैं। आपका मान लीजिए जो ईयर है, आप 95 में हुए तो उस समय कोई घटना हुई तो वो पूछ सकते हैं। आपका जो स्कूल का नाम है वो कुछ किसी संत से रिलेटेड है, कुछ है तो वो पूछ सकते हैं। जैसे हम लोग का जवाहर नवोदय विद्यालय है, तो जवाहरलाल नेहरू से पूछ सकते हैं हम लोग से। जैसे मेरा, मैं बता रहा हूँ आपको, यह जवाहर नवोदय विद्यालय का ध्येय वाक्य क्या है वो पूछ सकते हैं। अगर मेरा ग्रेजुएशन जीजीयू से हुआ है, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी, तो बाबा घासीदास के बारे में पूछ सकते हैं। मेरे से ये पूछ सकते हैं कि आप बीए क्यों किए। मतलब मैं कुछ अगर अलग किया, उनको दिख गया कि यार ये साइंस 10th 12th तक था फिर बीए किया, तो पूछ सकते हैं। जैसे मेरा एमए हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, तो हैदराबाद के बारे में कुछ पूछ सकते हैं। मेरी पीएचडी जहाँ से है वहां के बारे में पूछ सकते हैं। कुछ विषय अच्छा है तो उससे पूछ सकते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो जो आप लिखोगे ना वहीं से पूछेंगे। तो इसका दो रूल है। पहला ये कि वही चीज लिखो जो आप चाहते हो कि आपसे पूछें। मतलब वहां कोई दिक्कत नहीं, वो कहीं नहीं जाता, वो कोई ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट नहीं है, तो कुछ ऐसी चीज नहीं लिख देना जिससे आप फंस जाओ। भाई छोड़ दो, वो मत लिखो। कुछ वो मत लिखो। जैसे एक सीनियर थे मेरे, वो, हम लोग का जिला है गौरेला पेंड्रा मरवाई, वो लिख दिए जीपीएम। अब जनरली हम लोग भी बोल देते हैं जीपीएम, लेकिन वो पकड़ लिए, बोले यार जीपीएम तुम बना लिए, अपने मन से बना लिए, तो उनको ना टांग खींचने का मौका मत दो। गौरेला पेंड्रा मरवाई लिखने में कौन सी दिक्कत जा रही। तो ऐसा कोई काम मत करो कि वो आपकी टांग खींच पाए। समझ रहे? आप, जैसे एक जूनियर है मेरा, वो गया टाई पहन के, टाई थोड़ी चमकीली थी, तो पकड़ लिए, बोले कि यार शादी में आए हो, पहले जो अपने थे अध्यक्ष वो तो मशहूर थे ये सब करने में, तो पकड़ लिए, वहीं पे वो नर्वस हो गया। एक दोस्त गया, वो जय जोहार बोला। तो बोलना कोई गलत नहीं, अच्छी चीज है, लेकिन आप ना उसको डिफेंड कर सको। अब वो जय जोहार क्या है, जोहार आंदोलन क्या है, पकड़ लिए, उसको नहीं पता था। उफ, अच्छे से बोलने के लिए गया था, फंस गया। तो आप वो चीज बोलो जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी, या तो मत बोलो जो सब नॉर्मल कर रहे हैं ना, नमस्ते गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग, वो करो। तो ये सलाह है मेरी इंटरव्यू के लिए। मतलब एक डीएफ अच्छे से प्रिपेयर कर लो। अगली चीज है हॉबी। हॉबी में ना झूठी मत बनाओ, जो आपकी है वो लिखो, और उसी से रिलेटेड सवाल पूछेंगे कुछ ना। जैसे एक, हाँ, एक सवाल आया था, कोई मैसेज किए थे, उनका भी इंटरव्यू है वो, मतलब कि बताया कि भैया मेरी हॉबी है, कुछ था, क्या बोलेंगे, भूल गया मैं। मतलब उनकी ना इस टाइप की कुछ हॉबी थी कि एलोपैथी हटा के नेचुरोपैथी आना चाहिए, आयुर्वेद आना चाहिए, इस टाइप का कुछ वो लिख रहे थे। तो मैं बोला कि यार दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत तब होगी, एक तो आप अच्छे से डिफेंड नहीं कर पाए, और सामने वाले का मान लो एलोपैथी में पूरा भरोसा है और आयुर्वेदिक में वो किसी को अपने रिश्तेदार को ले गया था और वो नहीं बच पाए, तो आयुर्वेद से वो खुन्नस खा के बैठा है। तो उसको सेटिस्फाई करना ना बहुत मुश्किल है, कि फिर वो आयुर्वेद से मान लो किसी का खुन्नस ही है, वो बुजुर्ग लोग का, कई लोग का हो ही जाता है, तो फिर आप फंस जाओगे। मतलब कोई कंट्रोवर्शियल हॉबी मत लिखो, मैं ये बोल रहा हूँ। या तो आपके अंदर इतना ज्ञान हो कि आप उसको अच्छे से डिफेंड कर सको, या तो फिर बहुत सारी हॉबी है ना, टहलना लिख दो, योग करना लिख दो, बहुत सारी हॉबी, क्रिकेट खेलना लिख दो। लेकिन अब आप लिख दिए जैसे गाना सुनना, अब वो कुछ भी पूछ सकते हैं ना, वो अपने जमाने का पूछेंगे कि मोहम्मद रफी और ये वो, आप थोड़ी उनका गाना सुनते हो। तो हॉबी को भी ना कैटेगराइज कर दो कि नए गाने सुनना, रैप गाने सुनना, इस टाइप के कैटेगरी, मतलब उनको दिखे कि भाई इधर उधर नहीं पूछना है, ये हॉबी है, स्पेसिफिक हॉबी है। आप क्रिकेट नहीं खेलते तो लिख दो कि क्रिकेट देखना। भाई खेलना लिख दोगे ना तो फिर वो, क्रिकेट बस लिख दोगे तो वो सब कुछ पूछेंगे। तो हॉबी को स्पेसिफाई करो, और ऐसी हॉबी रखो जिसमें, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि आपकी हॉबी ऐसी हो कि नंबर दे ना दे वो तो अलग चीज है, नंबर कम ना करे, ये ध्यान रखना। और एक ना छत्तीसगढ़ के बारे में, ये तो आप पढ़े ही हो, थोड़ा सा अपने जिले के बारे में। अरे ये इसी टाइप का पूछते हैं, 5 नदी 5 नाले, नाले तो नहीं पूछेंगे, 5 जनजातियों के नाम, 5 ये 5 वो, 5 नृत्य, तो वो आपको पता ही रहता है, एक बार बस देख लेना, वो आखिरी में देख लेते हैं। तो इस टाइप की आप तैयारी कर सकते हो। एक, अभी क्या तैयारी कर सकते हो, एक तो बोलना सीखो। जनरली हम लोग इंटरव्यू से पहले ना लिखते बहुत हैं, याद बहुत करते हैं, बोल नहीं पाते। बोलो, कैसे बोलना है, आईने के सामने खड़े होके बोलो,
अपने दोस्त से वीडियो कॉल करो, बोलो पूछ मेरे से, जो पूछना है पूछ। वो कुछ कुछ पूछेगा, उसका उत्तर दो अच्छी भाषा में। जितना बोलोगे ना उतनी प्रैक्टिस होगी। कई बार क्या रहता है कि हम वहां अटक जाते हैं, कुछ हो जाता है। दूसरा ना, विजुअलाइज करो, ये मेरे को अच्छी टेक्निक लगती है। विजुअलाइज मतलब होता है कि सोए सोए ना सोचो, बैठे बैठे सोचो, मतलब कि मैं घुस रहा हूँ, फिर वो ये पूछेंगे, मैं ऐसा जवाब दिया, फिर ये पूछे, मैं ये जवाब दिया, फिर एक बोला कि अच्छा ये बताओ, फिर एक मेरे को बेइज्जत कर रहा है लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। तो अपने आप को ना बढ़िया पॉजिटिव विजुअलाइज करो। एक तकनीक है, कर सकते हो तो करो, वो प्रैक्टिस से ही आती है। कि इंटरव्यू मतलब होता है बातचीत, जो आप बोलोगे उसी से अगला सवाल आता है। इंटरव्यू अगर आप ये कर सके ना, इंटरव्यू के ड्राइवर खुद बन सके, तो बहुत अच्छा रहता है। मतलब आप उनको ना अपने एरिया में खिलाओ। कैसे होता है, जैसे मान लो आपसे पूछे, जैसे मेरे ही से पूछे, मान लो बोले कि राजन का मतलब क्या होता है। मैं बोला सर राजन मतलब होता है अपने गुणों के कारण चमकने वाला। और वैदिक काल में, वैदिक काल से राजन शब्द का प्रयोग हुआ है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि वैदिक काल से मेरे से पूछे। अब वो बोले कि वैदिक काल के बारे में बताओ कुछ। तो मैं बोला कि सर वैदिक काल में 4 वेद थे, इस समय से 1500 ईसा पूर्व से चालू था, और मैं चाह रहा हूँ कि वैदिक काल को ना अभी से रिलेट करें। तो मैं बोला सर वैदिक काल ना, अभी वैदिक काल की ऐसी बहुत सारी परंपराएं जो अभी भी हैं। अब अगला सवाल नहीं पूछेंगे वो कि अब अच्छा बताओ अभी कौन कौन सी परंपराएं हैं। अब मैं बताते जाऊंगा सर ये भी है, ये भी है, ये भी है। लेकिन वो जो नमस्ते वाली परंपरा है ना सर, जो, और वो परंपराएं फिर मैं बताया कि सर ये परंपराएं ना कोविड में भी बहुत उपयोगी थी। फिर बोले कोविड में कैसे उपयोगी थी, फिर मैं बताऊंगा कि सर जैसे हमारा नमस्कार है तो टच नहीं करना, ये सब। फिर अब कोविड से सवाल पूछेंगे। तो समझ रहे, जो आप आखिरी लाइन बोलते हो ना उसी से वो अगला सवाल पूछते हैं। बस वो समझ ना पाए। अगली चीज है उनका ईगो होता है। उस ईगो को बस, अपने ईगो को बाहर छोड़ के जाना, ऐसे रख देना बाहर, और उनके ईगो को पूरे दिल में रख लेना। उनका ईगो है तो उसको, मतलब वो छलवाना मत उनको। वो बोल रहे हैं ना कि ऐसा है तो सर ठीक है मैं और पढ़ूंगा, अड़ना मत कि नहीं सर मैं तो सही हूँ तुम गलत हो। बुजुर्ग लोग हैं, जानते हो कि घर से दिक्कत हो, कुछ हो, कहीं झगड़ा हो, तो उनके ईगो को ना, मतलब बहुत हर्ट नहीं करना है। कभी कभी सही में गलत बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, लेकिन भाई क्या करना है, हमको तो नंबर लेना है ना उनसे। तो नंबर लेना है आराम से, जो बोले ठीक है सर, अच्छा है सर, मैं और पढ़ूंगा सर, हर चीज में ये बोलना है सर, और पढ़ूंगा, और देखूंगा, ठीक है सर मैं इसके बारे में और पढ़ूंगा, बस वही उनको चाहिए। वो एटीट्यूड, उनको भी पता है तुम नहीं पढ़ोगे लेकिन बोल दो। अगली चीज है कि मतलब ना सॉरी बोलना सीख जाओ। ये बोलना जो सीख गया ना, आधा इंटरव्यू उसका सही हो जाता है। आपको नहीं पता, बहुत प्रेम से बोलो सॉरी सर मैं नहीं पता। और अलग अलग तरीके से बोलो, सॉरी सर मेरे को नहीं पता, सॉरी सर इसको मैं नहीं पढ़ पाया, सॉरी सर मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, सॉरी सर मैं इसको और पढ़ूंगा, सॉरी सर मेरे को अच्छे से नहीं पता। एक और तकनीक है कि आप ना, जैसे आपके को किसी के बारे में तुक्का मारना है, बोलो सॉरी सर मेरे को बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन आप बोलोगे ना तो मैं ट्राई कर सकता हूँ। बोलेंगे ठीक है ट्राई करो, फिर बताओ जो पता है। इस टाइप का काम करना है। तो वहां पे सॉरी का खूब यूज करना है। अगली चीज, उनकी बात बहुत ध्यान से सुनना है। मतलब जैसे वो कुछ बोले ना, तो बहुत ध्यान से आपको सुनना है, थोड़ा सा सोचना है। ये भी एक दिक्कत होती है, जैसे कोई चीज आप तैयार करके गए, जैसे मान लो मैं तैयार करके गया हूँ बाबा घासीदास जी के बारे में, मेरे को पता है पूछेंगे ही। अब वो पूछेगी बाबा घासीदास के आ, कुछ भी मुख्य विचार बताओ। अब मेरे को पता है मुख्य विचार, जैसे ही बोले मुख्य विचार बताओ, मैं खुश हो गया, अंदर से मेरे चेहरे से दिख गया, मैं भड़बड़ भड़बड़ बोलने लगा कि सर सतनाम पे विश्वास करना, मूर्ति पूजा ना करना, ये नहीं करना, आ, गाय बैल ये वो इज्जत करना, हिंसा करना। वो समझ गए यार ये तो रट के आया है, तो उसका नंबर नहीं मिलेगा मेरे को। और उनका ईगो भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, फिर वो कठिन सवाल पूछेंगे। तो आपको क्या करना है कि जैसे पूछे ना मुख्य विचार बताओ, तो 1 सेकंड 2 सेकंड पॉज लो। उनको ये दिखाओ कि मैं सोच रहा हूँ यार, मेरे को नहीं पता था आप ऐसा पूछने वाले हो। उनको दिखाओ मैं सोच रहा हूँ। तो उनको मजा आएगा कि यार ऐसा सवाल पूछा, देखो सोचने पे मजबूर हुआ है। उसके बाद फिर बता दो विचार, थोड़ा सोच सोच के। तो तरीका है, आपको पता है, लेकिन ना उनके ईगो को मैं इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ, ईगो को सेटिस्फाई करना है। उनको ये नहीं दिखना चाहिए कि बताओ जो पूछ रहा हूँ सब बता रहा है यार, फिर वो और कठिन पूछेंगे। सरल में ही लेते जाओ, थोड़ा सा सुनो, समझो, बताओ। वो अगर बीच में टोके, चुप हो जाओ, रुक जाओ। उनके सवाल उनके बीच में मत टोको।
मतलब जैसे घर में रहते हैं ना बड़े बुजुर्ग, अपन उनकी बात सुनते हैं, नहीं समझ में आती प्रेम से फिर पूछते हैं कि अच्छा बाबा बताओ फिर क्या बताए। जब वो बोल देते हैं तो अपना जवाब देते हैं, तेज आवाज में बहुत नहीं देते, गुस्सा के नहीं देते, प्रेम से देते हैं। बस वैसे ही है, ऐसा मानो कि बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत प्रेम से बात करते हैं। उन लोग ना ऐसा कोई माहौल बना के रखे हैं लोग की सीढ़ी कितनी है, ये कितनी, कुछ नहीं होता। वो आते हैं, प्रेम से बात करते हैं, आपको बढ़िया काम कंपोज करते हैं, ठंडे दिमाग से बात करते हैं, वही होता है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप उस टाइप से तैयारी कर सकते हो। एक चीज और आप लोग पूछ रहे हैं कि भैया प्रीलिम्स की करें कि नहीं, तो मैं बोलूंगा करो। आपको पता है कि ऐसे बहुत सारे महावीर हैं, महायोद्धा हैं, जो इस बार प्रीलिम्स में ढह गए। आप किस्मत वाले थे कि आप मेंस लिखे, अगले बार आप भी ढह सकते हो। और फिर बहुत समय रहता नहीं, फिर दुख भी मनाना रहता है। दुख तो मनाना छोड़ दो, मैं ये बोल रहा हूँ, अपने दिमाग में ये रखो कि भाई जो मेहनत करना था किया, होना होगा होगा, नहीं होना होगा, दूसरे दिन से तैयारी चालू कर दूंगा। ये अभी से ना भरोसा रखो अपने अंदर। ये अगर नहीं रख पाए ना तो आपका मुश्किल हो जाएगा होना। तो प्रीलिम्स के लिए आपको तैयारी अब चालू कर देना है। बेसिक एनसीईआरटी पढ़ना चालू कर दो, कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, टेस्ट दिलाते रहो तो वो सब याद रहते, पता सब है आपको, लेकिन ना वो ब्रशअप करना पड़ेगा। टेस्ट सीरीज दिलाओ, करंट अफेयर तो मैं बोला ही दिया, पढ़ते रहो। तो ये सब आप काम करोगे तो प्रीलिम्स आपका थोड़ा ठीक ठाक हो जाएगा। उसकी रणनीति के बारे में हम लोग अलग से चर्चा कर लेंगे, लेकिन अब मेंस में फोकस मत करो, अब प्रीलिम्स फोकस करो, ये मेरी सलाह है। आप लोग अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज और, पिछले बार भी मैं बोला था, कुछ लोग भेजे थे, कुछ को रिप्लाई भी किया, मैं दे नहीं पा रहा हूँ अभी रिप्लाई, थोड़ा सा व्यस्तता है। जो भी मेंस दिला रहे हैं ना, ये मत बोलना कि भैया रिप्लाई नहीं करते, मैं करूंगा यार, मतलब जिसको दे पाता हूँ दे पाता हूँ, नहीं दे पाता फिर दे दूंगा। आप लोग एक काम करना कि अपना जो व्यक्तिगत विवरण है ना, उसको भर लो, उसको मेरे को भी भेज देना। तो जो जो सवाल मेरे को लगेंगे ना, मैं आपको रिकॉर्ड करके भेज दूंगा, ये सवाल आपसे पूछ सकते हैं। और जो जो आपके जान पहचान के हैं, ठीक ठाक लोग हैं, सबको भेजना और उनसे बोलना कि इससे क्या क्या सवाल पूछ सकते हैं। जो सवाल वो बताएंगे वो तैयार कर लेना। वो आप अभी से काम करके रखो, क्योंकि उस समय ना फिर प्रेशर आ जाता है। एक चीज और कि आपके घर कोई डॉक्यूमेंट है, डिग्री नहीं निकाले हो, आप एनओसी में कोई दिक्कत है, एनओसी ऐसी बहुत जरूरी चीज नहीं है, अगर नहीं है तो ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर निकल सकती है तो जो जो ऐसी चीजें हैं ना जो आपको जरूरत है, 10वीं की मार्कशीट गुम गई, 12वीं की गुम गई, जो भी है, तो पूरे डॉक्यूमेंट रेडी कर लो। ये सही समय, उस समय फिर दिक्कत होती है। और कोई अगर आपका डाउट होगा तो बिल्कुल बताना। आप लोग अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।